नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है वो जानकारियाँ होती हैं कि जो एकदम सटीक और एकदम बेहतर जानकारियाँ होती हैं, जो जिनकी एग्जाम में आने की 95% संभावना होती है, क्योंकि मैं उन्हीं टॉपिकों को पढ़ाने का हमेशा प्रयास करता हूँ जो जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है एग्जाम में, जो मैक्सिमम पूछी जाती है या मैक्सिमम पूछी जा सकती है। ठीक है, तो देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैव विविधता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। आपने नाम सुना होगा, शायद आप पहले भी पढ़े हों, लेकिन मैं इस जैव विविधता को 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। पहली वीडियो मेरी ये रहेगी, इसके बाद 2 और वीडियो आएंगी जैव विविधता से संबंधित। और इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन तीनों वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि ऑल इंडिया की किसी भी परीक्षा में बायोडाइवर्सिटी से आया हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। तो चलिए मैं बिना समय गवाए स्टार्ट करता हूँ। पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है दोस्तों। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आप, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा जब तक ये सारे सवाल आसानी के साथ हल नहीं होंगे। तो बेहतर है कि पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखना ही नहीं है, ध्यान से सुनना भी है, जिससे कि बेहतर तरीके से समझ में आए। तो देखिए, इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएएस की परीक्षा में, जो इंडिया की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीएपीएफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, सीपीओ एसआई, आप जानते होंगे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है एसएससी से, और सीजीएल, और छोटे मोटे बहुत एग्जामों में पूछी गई है, वो मैंने लिखी नहीं है। कम से कम कुछ तथ्य मैंने लिख लिए हैं जिससे कि आप इन्हें देख सकें। चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन हैं ऊपर वाले, इनमें काफी कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। तो मेरा सिर्फ आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपका 1968 में, 1968 में किया था आपका रेमंड एफ दसमान। ध्यान रखिए, रेमंड एफ दशमान। इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसलिए बताने का फिर से प्रयास करूंगा, क्योंकि ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन हैं कई बार उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट के, भाई ऊपर वाले का कौन सा आंसर है, नीचे वाले का कौन सा है। तो दोनों को ध्यान से समझिए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो 1968 में किया था, ध्यान रखना, रेमंड एफ दशमान ने। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है जैविक विविधता शब्द का, जैव विविधता शब्द का, बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो आपको ध्यान रखना है 1985 में किया था आपका WG रोजेन। रखना है WG रोजेन। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इन 2 क्वेश्चनों में काफी कंफ्यूजन बढ़ जाता है बच्चों का, तो कम से कम इन दोनों क्वेश्चनों को हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो याद रखना है जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1968 में रेमंड एफ दसमान ने। लेकिन अगर पूछा जाए जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो 1985 में WG रोजेन ने किया था। ध्यान रखना, जिससे कि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। तीसरा आता है कि जैव विविधता का जनक किसे कहते हैं। देखिए, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का जो जनक कहते हैं E.O. विल्सन। ध्यान रखना है, E.O. विल्सन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। E.O. विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है, E.O. विल्सन। तो मेरे हिसाब से इतनी चीजें समझ आ गई होंगी, तीनों के आंसर अलग है, हमें याद रखना है। अच्छा,
ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहते हैं, तो फिर क्यों कहते हैं? देखिए आसान भाषा में समझिए, जैविक विविधता शब्द का जो जैविक विविधता शब्द जो दिया था वो रेमंड एफ तस्मान ने दिया था, जबकि जैव विविधता जो शब्द दिया था वो डब्ल्यू.जी. रोजेन ने दिया था। ईओ विल्सन जो थे उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन परिषद जो होती है, जो इन नामों में से एक नाम रखती है, मतलब किसी भी चीज का एक फाइनली नाम जो रखती है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन परिषद कहते हैं। तो ईओ विल्सन जो थे इन्होंने राष्ट्रीय संसाधन परिषद से सिफारिश की कि जैविक विविधता की जगह जैव विविधता शब्द का प्रयोग ज्यादा, मतलब इन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय संसाधन परिषद को ईओ विल्सन ने सुझाव दिया कि जो जैविक विविधता है उसकी जगह जैव विविधता शब्द होना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया। तो उनका सुझाव मान लिया गया, जैव विविधता ही शब्द मान लिया गया। इसीलिए ईओ विल्सन को ध्यान रखना है, इसीलिए ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी। आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कुछ तथ्य हमें अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो बायोडायवर्सिटी डे जो है आपको याद रखना 22 मई को मनाया जाता है। बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहां आ जाइए, बायोडायवर्सिटी कहते किसे हैं? इस तथ्य को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि जो बड़े लेवल के एग्जाम है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर है या असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा है यूपीएससी की, या आईएएस है या यूपी पीसीएस है, तो उसमें यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए बायोडायवर्सिटी होता क्या, एक आसान भाषा में समझिए। एक ऐसा भूभाग पृथ्वी का एक ऐसा भूभाग जहां पर जंगली जीव जंतु या पालतू और पेड़ पौधे या कह सकते हैं वनस्पतियां, उनकी अन्य पृथ्वी के अन्य स्थान की अपेक्षा वहां पर उनकी संख्या ज्यादा या उनकी बहुलता पाई जाती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, पृथ्वी के भूभाग का कोई भी ऐसा स्थान जहां पर जंगली जीव जंतु या कह सकते हैं अन्य पेड़ पौधे, जंगली जीव जंतु, पेड़ पौधे या वनस्पति की अन्य पृथ्वी के अन्य स्थान की अपेक्षा उनकी बहुलता पाई जाती है, वहां पर उनकी संख्या ज्यादा होती है, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। इंग्लिश में से बायोडायवर्सिटी कहते हैं, इसे ही हम कह सकते हैं दिस इज बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी आप समझ गए होंगे, और इसमें इनका क्या क्या रोल है थोड़ा ध्यान देना है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र और एक है आपका प्रवाल भित्ति। ध्यान दीजिएगा, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये मैक्सिमम जैव विविधता हमें देखने को मिलती है संसार में। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र, प्रवाल भित्ति, ठीक है, जिसको कोरल रीफ बोलते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। कारण क्या है, क्यों मिलती है ऐसा देखने के लिए? तो देखिए पूरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र है, आपने पढ़ा हो शायद पहले, आप जानते होंगे, एक होता है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, या कहते हैं इंग्लिश में इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 डिग्री और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 10 डिग्री। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं या फिर इक्वेटर लाइन, इसके उत्तर में नॉर्थ में 10 डिग्री और साउथ में 10 डिग्री के जो बीच का क्षेत्र पाया जाता है, इसमें मैक्सिमम वर्षा होती है, इसमें अधिकतर वर्षा होती है इस क्षेत्र में। और यह जो क्षेत्र है, अधिकतर वर्षा के कारण यहां पर अधिक संख्या में वन उगते हैं या अधिक संख्या में पेड़ पौधे, अच्छी वनस्पति पाई जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसे ही हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र। अब आप समझ गए होंगे, चूंकि देखिए इसे एक आसान भाषा में समझ सकते हैं। अब आप ये बताइए कि जब अच्छी खासी वहां पर वनस्पति होगी, अच्छे खासे वहां पर पेड़ होंगे, अच्छी खासी हरियाली होगी, तो सीधी सी बात है वहां पर जंगली जीव जंतु भी अच्छी संख्या में पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जहां अच्छी संख्या में वनस्पति होगी
तो ठीक उसी प्रकार वहाँ पर अच्छी संख्या में भी जीव जंतु भी पाए जाएंगे। तो जहाँ पर अच्छी संख्या में वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहाँ पर अच्छी संख्या में उस वनस्पति के अनुरूप ही जंगली जीव जंतु भी पाए जाते हैं, तो वो आपका बेहतर या कह सकते हैं बेस्ट जैव विविधता के क्षेत्र में आता है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र एक बेहतर क्षेत्र माना जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र एक बेहतर क्षेत्र माना जाता है बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से, ये इसके दृष्टिकोण से, ठीक है। चूंकि आप जानते होंगे कि जो जंगली जीव जंतु हैं उनको रहने के लिए जंगल ही होना चाहिए, अच्छे खासी वनस्पति होनी चाहिए, तो उनको वो एक जैसा वो इकोसिस्टम चाहते हैं, जैसा वो पारितंत्र चाहते हैं, ऐसा उनको पारितंत्र वहां मिल जाता है। इसी कारण जैव विविधता का जो एक बेहतर स्थान है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र को भी माना जाता है। उसके बाद अगर हम प्रवाल भित्ति की बात करें, कोरल रीफ बोलते हैं इन्हें अंग्रेजी में। देखिए प्रवाल भित्ति भी जैव विविधता के लिए एक अच्छी मानी जाती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों माना जाता है? हालांकि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, आपने सुना होगा, कई बार देखा भी होगा। लेकिन ध्यान रखना है ये जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है, देखिए भित्ति क्या होती है, प्रवाल भित्ति जो होती है ये भी एक ही प्रकार के पेड़ पौधे की तरह ही होती है, ये मान के चलिए। ये जो प्रवाल भित्ति है ये वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनके हिसाब से ही वृद्धि करती है, मतलब तेजी के साथ वृद्धि करती है। जब ये तेजी के साथ वृद्धि करती है तो वहां पर जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वहां पर समुद्री जीव जंतु जो होते हैं, तो समुद्री जीव जंतुओं का जो एक इकोसिस्टम है, उनका एक पारित तंत्र है जो उनके रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए, वो उनको प्रदान करती है प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति समुद्र के आसपास ही पाई जाती है और प्रवाल भित्ति जो है ये चूंकि ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र के हिसाब से ही बढ़ती हैं, मतलब तेजी के साथ वृद्धि करती हैं। इसी कारण वहां पर जो समुद्री जीव जंतु, ध्यान रखना यहाँ स्थलीय समुद्री जीव जंतु जो हैं उनको रहने के लिए एक उचित स्थान मिल जाता है जैसे इनको जरूरत है। तो ठीक इसी कारण प्रवाल भित्ति भी जैव विविधता के लिए एक अच्छी मानी जाती है, या फिर जैव विविधता के लिए एक उचित स्थान माना जाता है, एक अच्छा स्थान माना जाता है प्रवाल भित्तियों को भी। आशा करता हूं कि इतना वीडियो समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब ऊपर वाले अभी मैंने दे ही दिया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस अक्षांश के आसपास सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री अक्षांश, ये तो बिल्कुल आसान जवाब है कि भाई किस अक्षांश के आसपास मिलती है, 0 डिग्री अक्षांश के आसपास या फिर भूमध्य रेखा के आसपास। लेकिन अगर पूछे कोई कि अच्छा क्यों मिलती है, तो क्यों का जवाब ये है कि 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री उत्तर में और 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण में जो भी वनस्पति पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चूंकि यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, अधिक तापमान होने के कारण यहाँ अधिक ऊष्मा होती है, अधिक ऊष्मा बनने के कारण जो है सबसे अधिक यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। चूंकि यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है इसी कारण यहाँ पर अच्छी खासी वनस्पति देखने को मिलती है। तो जब वनस्पति अच्छी खासी होगी तो वहां पर जंगली जीव जंतु भी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाएंगे। तो अच्छी खासी वनस्पति और अच्छी खासी जीव जंतुओं की अगर कहीं बहुलता मिलती है तो समझिए वो जैव विविधता या फिर इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र के, जब बायोडायवर्सिटी का बेहतरीन स्थान माना जाता है, एक अच्छा स्थान माना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ऊपर है कि कौन सा देश, ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो सबसे अधिक जैव विविधता ब्राजील में देखने को मिलती है, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है, या कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका का भी आपका सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसका सबसे बड़ा देश भी है ब्राजील। तो ब्राजील अगर पूछा जाए एग्जाम में कौन सा देश में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना है ब्राजील में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। चूंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काफी संख्या में वन पाए जाते हैं और अधिक वन को देखते हुए वहां पर जो वनस्पति है वो काफी अच्छी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में पाई जाती है और उसी के हिसाब से वहां पर रहने वाले जीव जंतु भी
अच्छे खासे वातावरण, जैसा उनको उचित वातावरण चाहिए ऐसा मिल जाता है। इसी कारण ब्राजील में सबसे ज़्यादा पाई जाती, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है, कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ध्यान रखना है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। आपने सुना भी होगा अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर अच्छी खासी संख्या में खूब काले काले जंगल पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। ये भी क्वेश्चन आपने सुना होगा। दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है 7 कॉन्टिनेंट में से अफ्रीका महाद्वीप, जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों गुजरती है। तो जहां भूमध्य रेखा के आसपास के इलाका अभी मैंने बताया ही है, तो अफ्रीका महाद्वीप में अच्छी खासी संख्या में जंगल पाए जाते हैं और इसी कारण अधिक संख्या में जंगल और घने जंगल होने के कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। चूंकि अफ्रीका में अधिक संख्या में जंगल पाए जाते हैं तो अधिक संख्या में ही उसके हिसाब से वहां पर जंगली जीव जंतु भी अधिक पाए जाते हैं। और मैं पहले से ही ये बता चुका हूं कि पृथ्वी का ऐसा कोई भी भूभाग, आसान भाषा में समझिए, बिल्कुल ऐसा कोई भी भूभाग जहां पर पृथ्वी के अन्य स्थान की अपेक्षा वहां पर अधिक वनस्पति पाई जा रही हो, उस वनस्पति के अनुकूल ही वहां पर ठीक ठाक संख्या में जंगली जीव जंतु, पालतू जीव जंतु पाई जा रहे हैं और उनकी बहुलता हो, मतलब उनकी अधिकता पाई जा रही हो वहां पर अन्य स्थान की अपेक्षा, उसे ही कहते हैं जैव बायोडाइवर्सिटी। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि एक बेहतर और उससे भी बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। बेहतर तो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहते होंगे, लेकिन ये वो कंटेंट दिए जा रहे हैं कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से जो रियली वास्तव में एग्जाम में आने वाले हैं। इस चीज़ का अंदाजा आप वो लगा सकते हैं, वो स्टूडेंट लगा सकते हैं जो सिंसियर है, जिन्होंने 1-2 बार एग्जाम दिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।